हेलो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे जो आपकी क्लास 9th की ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप उसका एक पार्ट है। इससे पहले हम हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान को पढ़ चुके हैं और आज हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए भाई हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले तो हम इसी वर्ड को समझ लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। ठीक है ना, प्रायद्वीपीय पठार, तो इसके लिए पहले हम चलते हैं मैप पर, वहीं मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगी कि प्रायद्वीपीय पठार, ये दो वर्डों को जोड़ा गया है, प्रायद्वीपीय और पठार। तो पहले इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं भाई, हमारा काम जो है प्रायद्वीपीय पठार में यहीं का रह जाता है। ठीक है ना, पहले तो हम समझते हैं प्रायद्वीप को। प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीपीय का मतलब होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है वो लैंड बॉडी, वो बॉडी जो तीन तरफ से पानी से घिरी हो। जैसे कि हमारा जो ये एरिया है, हमारे इंडिया का जो ये एरिया है, ये एरिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा गया। जो लैंड बॉडी या जमीनी एरिया या लैंड बॉडी जो तीन तरफ से पानी से घिरी हो और एक तरफ क्या हो, उसको जमीन ने टच कर रखा हो, यानी कि तीन तरफ से पानी से घिरा एरिया जो है वो क्या कहलाएगा? आपका प्रायद्वीप कहलाएगा। प्रायद्वीप तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो एरिया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे हमारा ये एरिया है, इधर भी अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद सागर, ठीक है ना, हिंद महासागर। तो ये तीन तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय बोलते हैं। और पठार, पठार का मतलब है हमारा ये एरिया जो पठारी है, यानी कि जो क्या है, जहाँ यहाँ इस एरिया में क्या है, पठार है। पठार क्या होता है? पहाड़ के जैसे स्ट्रक्चर होता है, पहाड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर उसमें क्या होता है, वो ऊपर से प्लेन होता है मेज की तरह। ठीक है ना, पठार का मतलब हो जाता है कि एक तो हम देखते हैं पहाड़ पर्वत, इनकी तो होती चोटियाँ। ठीक है, पहाड़ पर्वत जो हम देखते हैं उनकी क्या होती है? चोटियाँ होती है। जैसे ये एक पर्वत है, इसकी चोटी यहाँ है, फिर एक पर्वत इसकी चोटी यहाँ है। पर पठार के अंदर क्या होता है कि वो जमीन से तो उठा हुआ एरिया होता है, पर ऊपर से क्या होता है? प्लेन होता है, समतल होता है। इतना मतलब कि थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है इसमें, ज़्यादा ना होके, पर वो क्या होता है जैसे कि ऐसे थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है इस तरह से। तो ये जो है ये आपका पठार है, इस पर लोग रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं, हर सभी काम होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका पठारी एरिया कहलाता है। और पहाड़ और पर्वतों पर चोटियां होती हैं इनकी। ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसीलिए इस एरिया को प्रायद्वीपीय पठार कहा गया है, क्योंकि यहाँ जो ये एरिया है ये इस तरह से त्रिभुजाकार है, और ये जो एरिया है ये उठा हुआ है, इस बाकी एरिया से उठा हुआ है, और इस पर लोग रहते हैं, जमीन है, खेती बाड़ी करते हैं, सारा काम करते हैं। ठीक है ना, पहाड़ों पर लोग रह नहीं सकते क्योंकि बहुत ऊंचे होते हैं, ये ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, जमीन से काफ़ी ऊंचे होते हैं। 200-400 मीटर ऊंचाई होती है, 500 मीटर तक की ऊंचाई, 100 मीटर 200 मीटर ऊंचाई होती है, पर पर्वतों से कम होती है। और यहाँ ऊपर फ्लैट एरिया होता है मेज़ के आकार का। जैसे आप अपने घर में मेज़ देखते हो, तो अगर वो आपके घर के फर्श से ऊपर और ऊपर प्लेन होती है, उस पर आप सामान रख सकते हो, खाना खा सकते हो, बैठ के टेबल पर पढ़ाई कर सकते हो ना। तो इस तरह से इस एरिया पे भी, और ये काफ़ी बड़ा वास्ट एरिया होता है, चौड़ा एरिया होता है, तो यहाँ पर लोग रह सकते हैं, घर बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सभी काम होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको प्रायद्वीपीय पठार का मतलब समझ आ गया होगा कि भारत का वो एरिया जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है और ऊंचा, मतलब कि जो सी लेवल उससे काफ़ी ऊंचा है, जो हमारा जो लैंड एरिया है उससे ऊंचा है, और इस पर खेती बाड़ी सारे काम पॉसिबल हैं। ठीक है ना, जैसे अब इंडिया को हम देखते हैं, इंडिया के इस मैप में हम अच्छे से एक बार देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एरिया है ये पहाड़ों का एरिया है, पर्वतीय एरिया है, हिमालय पर्वत है ना। और यहाँ जो ये आपका देखिए डार्क ब्राउन शेड में दिखा रखा है, ये सब आपका पठारी एरिया आ जाता है इधर, ये सब। ठीक है ना, तो बीच में जो बच जाता है आपका, एक मिनट में आपको यहाँ दोबारा से समझा दूँ, यहाँ तक तो आपके पहाड़ पर्वत, पर्वत श्रृंखला हिमालय की, ये आपके पठार, और ये जो एरिया है ना बीच में, ये आपका नीचे है, नीचा मतलब कि इधर भी ऊंचाई, इधर पर्वतों की ऊंचाई, इधर पठार भी आपके जो यहाँ वाला एरिया है उससे तो ऊंचा है, ऊंचाई पर है ना उससे तो। पर ये जो एरिया है ये आपका नदियों द्वारा बनाया हुआ मैदानी एरिया है, और ये इन दोनों के बीच मुकाबले थोड़ा नीचा रह जाता है, इसकी ऊंचाई कम है। पहले यहाँ खाई थी, जिसे धीरे धीरे नदियों ने अपने पानी के साथ गाद वगैरह लाती रही, पहाड़ों से पत्थर कंकड़ लाती रही, उसको जमा जमा के इसको धीरे धीरे भाई भरती रही उसको नदियाँ, और अब वो प्लेन कर दिया है। पर इसके मुकाबले और इसके मुकाबले ये नीचा है। ठीक है ना, क्या है? नीचा है। कौन सा? आपका ये उत्तरी मैदान वाला एरिया।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पहले खाई बन गई थी, उसको धीरे धीरे नदियों ने भर दिया है और अब एकदम प्लेन और उपजाऊ भूमि बना दी, जिसे हम उत्तरी मैदान कहते हैं, जो नदियों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी ने हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे और वो अच्छे से समझना चाहता है इस चैप्टर को, जो इंडिया का जो भौतिक स्वरूप है उसको समझना चाहता है, तो हमारे लास्ट वीडियोस को देख ले और चैनल को सब्सक्राइब करे। चलिए भाई, यहाँ मैं सिर्फ आपको प्रायद्वीपीय पठार समझाना चाह रही थी, तो आपको समझ आ गया होगा। प्रायद्वीप का मतलब 3 तरफ पानी से घिरा एरिया, और पठार मतलब जो मेन जमीन है उससे उठा हुआ पहाड़ी एरिया है। पहाड़ है पर उठा हुआ है, ऊपर से प्लेन है, लाइक मेज, जैसे आपके घर की मेज होती है, आप उसी से ध्यान लगा लीजिए। या आपके घर में बेड होगा तो क्या होगा, जमीन से ऊपर, और ऊपर फ्लैट होगा एकदम से। ठीक है, तो चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया था आपको। चलिए भाई, हाँ जी, अब आ जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर। तब ये देखिए क्या बोल रहा है प्रायद्वीपीय पठार में, हम इसको देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। जैसा मैंने आपको बताया कि मेज की आकृति, यानी कि नीचे से उठा हुआ और ऊपर फ्लैट एरिया, पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अब जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार किस चीज से बना है, आग्नेय शैलों से। आग्नेय का मतलब यहाँ आ जाएगा कि भैया ज्वालामुखी निकले होंगे, तभी तो आग्नेय शैल बनती है ना। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने पर ही तो आग्नेय शैलें बनती हैं। और रूपांतरित शैलें जो अपना रूप बदल लेते, कैसे, जैसे ऊपर से प्रेशर है टेम्परेचर का और नीचे से हीट आ रही है अर्थ के अंदर, जो आपके ज्वालामुखी है या जो पिघला हुआ लावा है, मैग्मा है, वो उसकी हीट है। ऊपर से आपका जो मौसम है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी कुछ है, तो उस चीज़ का प्रेशर है। इन सब चीज़ों के मतलब कि ऊपर और नीचे के इस दबाव में क्या होता है, रूपांतरित शैलें बनती हैं। तो यहाँ यही बताया गया है कि ये पुराने क्रिस्टलीय और आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो 1 नंबर या एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है। इसको आप ध्यान से समझिए। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब समझ लीजिए पहले, प्रायद्वीपीय पठार होता है क्या है, और उसके बाद आप ये समझिएगा कि ये मेज की आकृति होती है पठार की। प्रायद्वीपीय एरिया वो होता है जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है, मेज की आकृति होती है। और फिर ये इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो जो इंडिया का प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है वो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किससे बना है, आग्नेय रूपांतरित, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से। और ये किसका पार्ट था भाई, यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। यानी कि जो गोंडवाना लैंड में जो अपना इंडिया पहले जुड़ा हुआ था, ये हम हमारे, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पीछे की एक वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये अच्छे से ये जो अपनी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को समझाया, तो आप वहाँ समझ पाएंगे कि किस तरह से अपना इंडिया का जो इंडियन प्लेट थी वो ये एशियन प्लेट से आके टकराई है। तो इंडिया जो है वो पहले गोंडवाना लैंड का क्या था, पार्ट था, और वो गोंडवाना लैंड से टूटकर धीरे धीरे ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराया है, एशियन प्लेट से टकराया है। जैसे यहाँ एशियन प्लेट है और ये अपना इंडिया की प्लेट थी, ये वाला एरिया, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और फिर आके यहाँ टकराया है। ठीक है ना, और इसके टकराने से ही यहाँ हमारे हिमालय पर्वत बने, फिर ये उत्तरी मैदान बन गए, और ये आपका प्रायद्वीपीय पठार रहा। ठीक है ना, तो ये आगे ऐसे करके ऐसे इंडिया बन गया था। तो यहाँ हम समझते हैं। और टूटने के बाद अपवा मतलब वो धीरे धीरे सरकता रहा है ना, उसकी वजह से। और फिर उसके अंदर साथ साथ क्या वजह से, इंडिया का इस पार्ट है, ये पार्ट इंडिया का है, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, इस प्लेट से ऐसे टकरा गया। यहाँ ये समझ लीजिए एशियन प्लेट, यहाँ टकराया है इंडिया, और ये पहाड़ वगैरह बने। तो यहाँ भी क्या है, ज्वालामुखी निकलते रहे इस एरियाज में। ठीक है ना, ज्वालामुखियों के निकलने से ऊंचाई हो गई। ठीक है, ज्वालामुखी निकलते रहे और फिर यहीं सेटल डाउन होते रहे। उनसे जो मैग्मा निकला, लावा निकला, वो यहीं सेटल डाउन होता रहा। जब वो यहाँ जमता चला गया तो इससे एक पठार मतलब पठार बन गया, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया कि उसने पठार का रूप ले लिया। ठीक है ना, तो ये आग्नेय शैलों से बना है, आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। चलिए भैया अब आगे चलते हैं। यही प्राचीनतम भूभाग एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां हैं। जो ये पठारी एरिया जो हमने बता दिया, इसमें क्या है, चौड़ी तथा छिछली घाटियां, यानी कि छिछली का मतलब होता है कम गहरी, चौड़ी ज़्यादा है, गहरी कम है, और गोल आकार की पहाड़ियां हैं। और इस एरिया में पहाड़ जो है वो एकदम ऐसे ऊंचे इस तरह के नहीं है। ठीक है ना, गोलाकार पहाड़ियां हैं। जैसे कि पहाड़ है वो थोड़ा सा इस तरह से हैं। इन पहाड़ों के ऊपर ऐसे लोग रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। ठीक है ना, वो ऐसे पहाड़ी या ऐसे नुकीली पहाड़ियाँ नहीं हैं। चलिए भाई, जैसे कि अभी यहाँ शायद शो भी किया गया हो, नहीं इधर नहीं है, नीचे ही है, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ,
ये देखिए, ये प्रायद्वीपीय पठार में इस तरह की पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। जैसे ये दिखाई ना, ये पहाड़ियाँ क्या हैं, ये ऊपर से जैसे कि टेम्परेचर से या किसी भी चीज़ के इफेक्ट से मौसम में कभी बारिश होती है, कभी बहुत तेज धूप होती है, कभी कुछ मौसम में बदलाव आते रहते हैं, आंधी तूफान आता है, तो उससे क्या होता है, वो इनके ऊपर की परत जो है ना वो हटती रहती है। तो ये ऊपर वाली परत क्या है, हट गई है और ऊपर से ये एकदम इस तरह से प्लेन हो गए हैं, जैसे यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये गोलाकार पहाड़ियाँ इस तरह से बन गई है। ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का एक पिक्चर इन्होंने इसमें दी हुई है। आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसी में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। और यहाँ जो घाटियाँ हैं ना, वो भी क्या है, चौड़ी हैं और छिछली, कम गहरी हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत में घाटियाँ थी वो बहुत ही गहरी घाटियाँ थी, पर यहाँ छिछली का मतलब हो जाता है कम गहरी घाटियाँ हैं। ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं पता, आप एक टीचर बन रहे हैं, टीचर के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं हम, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पीछे केवीएस के एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो आपके हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय जो प्रायद्वीपीय एरिया है आपका, ये इसकी नदियों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया था। तो पता नहीं, घाटियों से भी डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि घाटियाँ जो है, जो हिमालय पर्वत की घाटियाँ हैं वो क्या है, बहुत ही गहरी हैं, और प्रायद्वीपीय पठार की घाटियाँ क्या हैं, छिछली हैं और चौड़ी हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब इस पठार को दो भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और तथा दक्कन का पठार। जो हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं, अब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो इस भागों में बांट दिया, एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार, ठीक है। इसको हम मैप से समझेंगे अच्छे से। पहले मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देती हूँ। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, ठीक है ना। उसे ही मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो मध्य उच्च भूमि को हम पढ़ेंगे। तो इसको हम मैप से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैप से जितना क्लियर होता है ना, उतना पढ़ने से नहीं होता। पढ़ने पर तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर ऊपर चला गया सब कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए इन्होंने क्या कहा है कि मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो ये जो, एक मिनट पहले आप यहाँ समझिए, दक्कन का पठार तो यहाँ शो कर दिया, ये वाला एरिया है आपका दक्कन का पठार। और मध्य उच्च भूमि जो ये ऊपर बच जाता है ना, इसके अलावा ये जो एरिया आ जाता है, ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये आपका मध्य उच्च भूमि। तो इसको दो भाग में डिवाइड करिए, ध्यान रखिएगा, ये मध्य उच्च भूमि और ये आपका दक्कन का पठार, ठीक है। अब हम इसको आगे समझते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मध्य उच्च भूमि को, ठीक है ना। तो मध्य उच्च भूमि जो है वो विंध्य श्रृंखला, अब ये देखिए विंध्याचल की श्रृंखला, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। नीचे वाले को छोड़ते, पहले ऊपर ही देखते हैं ध्यान से। तो ये देखिए जो मध्य उच्च भूमि है, ये आपकी विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, ठीक है ना। तो विंध्य श्रृंखला जो है ना, ये इसके दक्षिण में है, इस एरिया की। अब आपकी मध्य उच्च भूमि को आप यहाँ से नोट कीजिए, ठीक है। उत्तर पश्चिम में अरावली, ये अरावली की पहाड़ियाँ आ गई भाई, देखिए नाम यहाँ से डिलीट हो गया। अब ये है, ये उत्तर पश्चिम में क्या आपकी अरावली की पहाड़ियाँ, किसके, मध्य उच्च भूमि का जो एरिया है हम उसको पढ़ रहे हैं। जो आपका प्रायद्वीपीय पठार, इसको दो भागों में बांट दिया, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यहाँ है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इससे ऊपर वाला जो एरिया है ये मध्य उच्च भूमि का एरिया, हम इसी को पढ़ते हैं। तो इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरा है। अब ये उत्तर हो गया ये वाला, और पश्चिम हो गई ये डायरेक्शन। तो ये उत्तर पश्चिम का एरिया कहाँ हो गया आपका, अरावली पर्वत। तो आपको पता होना चाहिए मध्य उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम में क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है, ठीक है ना। अब पश्चिम मतलब ये एरिया, यहाँ क्या है, बलुई व पथरीला एरिया है, ठीक है, राजस्थान का। आगे चलते हैं। तथा पथरीले में इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ये नदियाँ हैं इसके अंदर। अब आपको पता होना चाहिए मध्य उच्च भूमि कौन सी नदियाँ है, तो चंबल, अब इनके नाम नहीं दिए हैं, ठीक है ना। सिंध, ये यहाँ से जा रही है, सिंध, बेतवा, केन, ये नदियाँ यहाँ किस में मिल रही है, यमुना नदी में मिल रही है, ये जाकर, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपकी सोन नदी, ये सब कौन सी, ये यमुना में मिल गई, फिर यमुना के बाद ये किसमें मिल रही है, गंगा में मिल रही है। तो चंबल, बेतवा, सोन, केन जो ये नदियाँ हैं, अब यहाँ नाम नहीं दिया, ये सोन समझ लीजिए, केन समझ लीजिए। ये जो नदियाँ हैं ये कहाँ मिल रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं। ये कहाँ से, विंध्य श्रेणी से या मध्य उच्च भूमि से जो ये नदियाँ निकल रही हैं, चंबल, बेतवा, सोन, केन। देखिए ध्यान से देखिए, ये चंबल, ये बेतवा, ये सोन, सॉरी केन, और ये सोन, ये सब कहाँ मिल रही हैं, यमुना और गंगा नदी में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये सब पता होना चाहिए कि मध्य उच्च भूमि से निकलने वाली नदियाँ कहाँ मिलती हैं, गंगा नदी में और यमुना नदी में मिलती हैं।
ठीक है, दक्षिण पश्चिम से। अब ये और पता है इसमें देखिए कि दक्षिण पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अब ये नदियाँ है ना दक्षिण पश्चिम से, यानी कि इस एरिया से ऐसे पूर्व की तरफ ऐसे बह रही हैं, ऐसे जाके इसमें मिल रही हैं, ऐसे मिल रही है ना, तो ये पूर्व की तरफ इस साइड जा रही है। आपको दिख रहा होगा ना कि ये इस साइड मिल रही है इसमें, तो ये क्या है अपोजिट मिल रही है। और ये तो ये ध्यान रखिएगा, ये नदियाँ कहाँ से कैसे मिल रही है, दक्षिण पश्चिम से। ये आपका दक्षिण, ये आपका पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से कहाँ मिल रही है, दक्षिण का एरिया आपका ये हो गया, ये आपका दक्षिण हो जाएगा नीचे की तरफ, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो ये दक्षिण और पश्चिम के एरिया से कहाँ जा रही है, पूर्व की तरफ जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, आपको समझ आ गया होगा। और अब ये जो, अब एक बात और समझिए, अब ये नदियाँ जब इधर जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भूमि है ना इस साइड का एरिया है, ये क्या है, थोड़ा सा नीचा है, टिल्टेड है, झुका हुआ है। यानी कि इधर तो ऊंचाई है, इस वाला एरिया में ऊंचाई है और इधर हल्का सा झुकाव है, तो इधर से निकलने वाली नदियाँ सभी इधर ही जाएंगी, ध्यान रखिएगा। इंडिया की तकरीबन कुछ नदियों को छोड़कर, जैसे नर्मदा और तापी नदियों को छोड़ के बाकी की जो नदियाँ हैं वो सब नदियाँ यहाँ से शुरू होकर और इधर जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो एरिया है आपका अरब बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला एरिया है, या आपका पूर्वी घाट है, इसको हम पूर्वी घाट या पूर्वी एरिया बोलेंगे, इसकी तरफ झुकाव बना हुआ है इंडिया के इस प्रायद्वीपीय पठार का। तो ये सारी नदियाँ क्या है, इस तरफ हमारा जो इंडिया है टिल्टेड है या झुका हुआ है। झुका हुआ मतलब इंडिया नहीं झुका हुआ है, जो एरिया है इधर ऊंचाई है और इधर नीचा है, तो नीचा होने के कारण ये इधर बहकर इसमें आपकी बंगाल की खाड़ी में जा रही है। आप ध्यान से देखिएगा सभी नदियों को, देखिए ये महानदी है, ये यहाँ गई है ना, और भी जैसे नदियाँ हैं गंगा ये देखिए गोदावरी है, कृष्णा है, ये जितनी भी नदियाँ हैं ये सभी नदियाँ देखो यहाँ से शुरू हो रही है, जाने को इधर भी जा सकती थी, है ना, पानी है, पर पानी बहता कहाँ है ये अब आपको पता होगा कि पानी तो हमेशा जो जगह नीचे होती है गहराई की तरफ ही चलता है ना, तो इधर झुकाव है, तो झुकाव की तरफ सारा पानी बह रहा है, तो सारी सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जा रही है। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती ये 2-4 नदियाँ ऐसी हैं जिनको छोड़कर सभी नदियाँ क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि ये एरिया क्या झुका हुआ है। चलिए अभी हम वापस अपने मध्य उच्च भूमि पर आ जाते हैं। आपको मैंने बताया था मध्य उच्च भूमि क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला और ये विंध्य श्रेणी, ठीक है ना, इसके ऊपर वाला एरिया है, ठीक है। और मालवा का पठार इसी के, ज़्यादातर मालवा का पठार का जो एरिया है वो इसी में आ जाता है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर, ये इसके पूर्व में आता है, किसमें, मध्य उच्च भूमि, क्योंकि मध्य उच्च भूमि में ही आ रहा है ये सारा एरिया, ठीक है ना। तो जो छोटा नागपुर है वो मध्य उच्च भूमि को पूर्व की तरफ से कवर करता है, अरावली की श्रेणियाँ हैं वो उसको उत्तर पश्चिम की तरफ से कवर करती है, विंध्य श्रेणी इसको दक्षिण की तरफ से कवर करती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ से। और एक बात और, जो मध्य उच्च भूमि का जो ये एरिया है हमारा पठारी एरिया है, ये इधर पश्चिम की तरफ चौड़ा है, पूर्व की तरफ इसकी चौड़ाई कम है। पश्चिम में क्या है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ढाल किधर है आपका, पूर्व की तरफ ढाल है। अब इसमें एक बात और समझते हैं, मैं थोड़ा रब करके आपको फिर बताती हूँ कि यहाँ तो आपका मालवा का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार, ये जो बीच का एरिया आ जाता है इसी में आपका बुंदेलखंड बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये जो एरिया है वो यहीं आ जाता है, ठीक ना। बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से भी इसी एरिया को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन नहीं पता, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये सब दिए हुए हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ले बुंदेलखंड और बघेलखंड किस का पार्ट है, यानी कि कौन से मध्य उच्च भूमि में आता है या दक्कन के पठार में आता है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य उच्च भूमि में आता है, ठीक है ना। चलो भाई आगे चल, अभी हम एक बार बुक में वापस अपने जहाँ आपका टॉपिक दिया वहीं चलते हैं और इसको फिर से समझने की कोशिश थोड़ा सा पढ़ते हैं वहाँ, फिर आगे वापस हम यहाँ आएंगे। तो भाई यहाँ देखिए, ये जो वही बातें हैं जो मैंने आपको बताया कि विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है, ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण की तरफ जहाँ हमने मैप में देखा था सतपुड़ा की श्रृंखला है, उत्तर पश्चिम में आपकी अरावली है और पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम बताया है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब ध्यान रखिएगा। और ये क्या बताया कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, जो मैंने आपको बताया था वहाँ मैप में, वही सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं। इस प्रकार से ये क्षेत्र क्या है, एक मिनट वापस, हाँ जी ऊपर चलते हैं, यहाँ से देखें तो ये क्या, ये जो नदियाँ इधर बहती क्या दिखाती है, ढाल को दर्शाती हैं। भाई ढाल है तभी तो हमें पता कैसे चलेगा, ऐसे तो पता चलेगा क्योंकि नदियाँ जो है, पानी जो है वो हमेशा नीचाई की तरफ जाता है ना, गहराई की तरफ, तो ये क्या मतलब है, अगर वो पूर्व की तरफ बह रही हैं तो इसका मतलब उधर ढाल है।
और मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है यानी भीड़ी। मैंने आपको बताया छोटा नागपुर की तरफ उसकी चौड़ाई कम है और मालवा का पठार जो है उसकी तरफ चौड़ाई ज़्यादा है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। पूर्व की तरफ जो विस्तार है उसको क्या कहा जाएगा? पूर्व की तरफ। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाएगा? बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा जाएगा। बुंदेलखंड और बघेलखंड, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि आप एनसीईआरटी मतलब कि आप टीचर बन रहे हो तो आपसे बच्चों के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपसे काफ़ी हाई लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। पूर्व में छोटा नागपुर का पठार। हमने मध्य उच्च भूमि को पढ़ लिया है, जो आपके प्रायद्वीपीय पठार में 2 पार्ट बनाए थे, मध्य उच्च भूमि और दूसरा था दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार को अब हम पढ़ेंगे, पहले हम इसको यहीं पढ़ लेते हैं। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, ठीक है। जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में है। तो अब हम इन सब चीज़ों को एक बार मैप में समझते हैं, तभी हमें अच्छे से समझ में आएगा, जैसे हमने पहले मध्य उच्च भूमि को पढ़ा था। देखिए भाई, अब हम आ जाते हैं। अब हम इससे पहले हम इस ऊपर वाले टॉपिक को पढ़ चुके हैं, है ना। ऊपर वाले टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, ये जो आपका मध्य उच्च भूमि था। अब हम पढ़ेंगे नीचे जो इसके थोड़ा सा नीचे वाला जो है दक्कन का पठार, इसको हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है, ये त्रिभुजाकार है, ये जो एरिया है ना, ये क्या है आपका दक्कन का पठार, त्रिभुजाकार है। पहली बात कंफर्म हो गई। अब क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब आप नर्मदा नदी को देखिए, ये आपकी नर्मदा नदी है और इसका दक्षिण हो गया ये, तो ये आपकी नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। अब उत्तर यानी कि इसका उत्तर तो ये हो जाएगा ना, और इस पर क्या है आपकी सतपुड़ा की श्रेणियां है, ये रही सतपुड़ा की श्रेणियां है नहीं। तो चौड़े आधार पर इधर क्या है, चौड़ाई इधर ज़्यादा है, उत्तर की तरफ ज़्यादा है। दक्कन ट्रैप की जो चौड़ाई है दक्कन के पठार की, वो उत्तर में ज़्यादा है, दक्षिण में कम है ना। ये दक्षिण है, यहाँ कम है, ये उत्तर है, यहाँ ज़्यादा है। उत्तर में ज़्यादा, दक्षिण में कम है। तो उत्तर की तरफ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और उत्तर में क्या है, सतपुड़ा की श्रेणियाँ। तो आपको पता होना चाहिए दक्कन के पठार के उत्तर में सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं और जो मध्य उच्च भूमि का पठार है उसके दक्षिण में आपके विंध्य हिमाचल जो विंध्य पर्वत श्रेणी है वो आती है। ऊपर वाले की तरफ नीचे ये दक्षिण हो गया और ये नीचे से ऊपर की तरफ ऊपर हो गया। तो ये आपका ध्यान रखने की बात है कि आपका जो ये दक्कन का पठार है इसके उत्तर में सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं और ये उत्तर की तरफ चौड़ा, दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई कम है, ठीक है ना। अच्छा, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्व में स्थित है। अब महादेव और कैमूर की पहाड़ी, अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं डिलीट, इरेज जब हमें दिखाई देगा। अब ये देखिए महादेव की पहाड़ी, ये कैमूर की पहाड़ी, इधर ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये जो है महादेव और कैमूर की पहाड़ियाँ जो है, मैकाल की पहाड़ियाँ जो हैं, ये कहाँ है, सतपुड़ा की श्रृंखला में, सॉरी आपके इसी में आ जाती हैं, दक्कन के पठार में, पूर्व में विस्तृत है। पूर्व मतलब पूर्वी एरिया ये हो जाएगा ना इसका, यहाँ से ये इसका उत्तर और ये इसका पूर्व। तो पूर्वी डायरेक्शन में क्या है आपकी महादेव और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। महादेव, कैमूर, मैकाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो आपके दक्कन के पठार के पूर्व में है, ठीक। और उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। अब पश्चिम में ऊंचा। अब पश्चिम तो इसका ये हो गया, तो ये वाला एरिया जो है ऊंचा है और ये कम ढाल वाला है, जैसे हमने पढ़ा था नदियों के बारे में। तो क्योंकि यहाँ से निकलने वाली नदी अब इधर जा रही है तो इसका मतलब यही है कि यहाँ तो ऊंचाई है और यहाँ नीचाई है, नीचा है इधर, ठीक है ना। अब और आगे चलते हैं। स्थानीय रूप से मेघालय की जो कार्बी एंग्लोल पठार है उच्च कचार पहाड़ी के नाम से जान जाती है, यह भी एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया था। भाई समझो, एक मिनट मैं आपको ये और समझाती हूँ। मैं थोड़ा सा पास में बुक रख रखी है, वहाँ से पढ़ लेती हूँ क्योंकि मैप और बुक को साथ नहीं पढ़ सकती फ़ोन में, इसलिए। पर मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। अब हमने ये तो पढ़ लिया, ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार का पूरा एरिया था, ठीक है ना। इसमें हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया समझने के लिए। बाकी एरिया तो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार में बोला जाता है ना, इतना वाला एरिया जो पठारी एरिया है जिसमें आपकी मध्य उच्च भूमि यानी मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार, ये सब इंक्लूड हो जाता है आपका प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। प्रायद्वीपीय पठार में तीनों पठार और ये एरिया सारा आ जाता है। ये जो तीनों पठार दे रखे हैं, ये जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार का एरिया से सारा इसी में आ जाता है। अब इसको इधर और इधर हमने अलग अलग पढ़ने के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं कि
इसी का हिस्सा ये जो आपकी गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये पहाड़ियाँ जो यहाँ शो कर रही हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। गारो खासी और जयंती की जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ भी इसी का पार्ट है। किसका? आपके प्रायद्वीपीय पठार का। कैसे? ये पहले एक ही था, पर जो ये नदियों द्वारा जो ये नदियाँ आ रही हैं, हमारी जो ये नदियाँ आ रही है, जैसे गंगा नदी इधर से, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, इन नदियों ने इस एरिया को, पठारी एरिया को काट दिया है नदियों के पानी के प्रवाह ने, ठीक है ना। इससे ये थोड़ा सा डिवाइड हो गया है इससे अलग से। पर ये जो गारो खासी की जयंती, फिर यहाँ इधर ये जो पहाड़ियाँ हैं ये और उभर ये बची हुई हैं इधर, यानी कि ये हमारे पहाड़ी इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो आपको ज़्यादा नहीं, बस नहीं समझ लेना है कि जो गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है, ना कि हिमालय पर्वत का। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो गारो खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं ये सब क्या है आपकी, किस में आ जाता है? आपका प्रायद्वीपीय पठार में, या पूर्वी एरिया की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी प्रायद्वीपीय पठार में आ जाती हैं, ठीक है ना। ये इधर की वाली, ऊपर वाली नहीं, ये ऊपर का एरिया ये आपका हिमालय पर्वत का, पर ये जो नीचे वाली पहाड़ियाँ हैं ये आपके प्रायद्वीपीय पठार की इसी श्रृंखला में आती हैं, प्रायद्वीपीय पठार में। जो छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर से अलग हुई है, ठीक है ना। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। एक बार मैं आपकी वहीं बुक में चलते हैं वापस, फिर यहाँ आएंगे। हाँ जी, हमने ये पढ़ लिया कि हाँ यहाँ थे हम। अब हमने देखा था कि दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा, पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, एक भाग में उत्तर पूर्व में देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, जिसे अब ये क्या आपके उत्तर पूर्वी में, जो मैंने आपको गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ बताई उसी के अंदर आ गई, ये आपके उत्तर पूर्वी रूप में भी देखा जाता है, जिसमें स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंग्लोल पठार तथा उत्तर स्थानीय रूप से इसको क्या कहा जाता है? मेघालय कार्बी एंग्लोल पठार कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ? उनको, गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियाँ उनको, ठीक है ना। उत्तर कच्चार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक छोटे भ्रंश के द्वारा, भ्रंश जो मैंने बताया नदियों के द्वारा जो काट के एरिया हटा दी, नदियों के पानी के प्रवाह से जो एरिया कट गया है उसकी वजह से ये उत्तर जो ये एरिया है, ये जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ हैं इनको किससे? छोटा नागपुर से अलग हो गई हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं गारो खासी जयंतिया की, ठीक है ना। गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ जो है ये महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, और ये आपके छोटा नागपुर, आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, छोटा नागपुर पठार से ही अलग हुई है। ये आपके इसी दक्कन के पठार का जो पार्ट है छोटा नागपुर, उसी का पार्ट है ये पहाड़ियाँ। कौन सी? गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ है, ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दोबारा सुनो, अब शुरू करते हैं भाई। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। ये देखिए पठार, जो हम दक्षिण का पठार पढ़ते हैं, इसके दक्षिण का पठार, मध्य उच्च भूमि को नहीं पढ़ेंगे अब, दक्षिण का पठार, इसके क्या है? पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट के समानांतर, पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, व्यस्तत है, उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में ये वैसे दिया गया, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के बारे में पूछा गया, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 6000 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की 900 से 1600 मीटर है। सॉरी 600 मीटर था वो, मैंने 6000 बोल दिया, 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इनको काट देती हैं। चलो भाई आगे ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कि मैं आपको एक बार मैप में ले जाके आपको ये समझा दूँ, वरना ऐसा लगता है जैसे पढ़ते रहो कुछ नहीं समझ आने वाला जब तक हम मैप में नहीं जाएंगे, सर के ऊपर से जाता है सब कुछ। अब हम सिर्फ पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि दक्षिण में जो है, सॉरी आपके पूर्व की तरफ पूर्वी घाट, ये आपका पूर्वी घाट, ये जो दिखा रखा ना ये पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। और अब ये क्या कहा? घाट, पश्चिमी घाट, इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ पर भी आपके पहाड़ है, पर्वत श्रृंखला है यहाँ भी आपकी, ठीक है ना, पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ देखिए ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पहला डिफरेंस तो आप यहाँ ये समझिएगा कि आपके इस एरिया में, जैसे आपके पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट के समानांतर आपका क्या है? पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट में जो पहाड़ियाँ हैं वो एकदम श्रृंखला बनी हुई, पास पास है, इनके बीच में छोटे छोटे दर्रे हैं, ठीक है ना, पासेज हैं, जिनको घाट कहा गया है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है ना, इनको घाट कहा गया है। ये समझिएगा, घाट कहा गया है।
ये यहाँ पहाड़ियाँ हैं। पहली बात, ऊपर छोटी पहाड़ियाँ हैं, नीचे पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है। ऊपर कम ऊंचाई है, कम ऊंचाई कहाँ, ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ उनकी ऊंचाई कम है, और जैसे दक्षिण की तरफ आते हैं तो इनकी ऊंचाई क्या हो जाती है, ज़्यादा है। ऊपर छोटी पहाड़ियाँ, धीरे धीरे इनकी हाइट्स बढ़ रही हैं इन पहाड़ियों की, ये ध्यान रखिएगा। और ये वाली जो पहाड़ियाँ ना, इस एरिया की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ क्या है, बहुत ही टच आपस में भिड़ के सटके हैं ये पहाड़ी, इनके बीच में रास्ता नहीं है ज़्यादा, दर्रे हैं, ठीक है ना, पासेस हैं जिनको घाट का नाम दिया गया है कि इन दो पहाड़ियों से बीच से निकलने के लिए घाट है, थाल घाट, भोर घाट या पाल घाट, वरना पहाड़ियों पर चढ़ो फिर उधर जाओ, बहुत मुश्किल काम है। तो इनके बीच में कहीं कहीं दर्रे हैं, ये पहाड़ी आपस में सटी हुई है। कौन सी, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट में जो पहाड़ियाँ हैं इनकी ऊंचाई इनके मुकाबले ज़्यादा है, किनके, पूर्व वाली पहाड़ियों के मुकाबले पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की ऊंचाई ज़्यादा है। पूर्व में जो है वो सिर्फ 600 मीटर है, और यहाँ आपकी 900 से 1600 मीटर औसत है, ठीक है ना। इनकी जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है, और यहाँ 600 मीटर तक की औसत ऊंचाई है पहाड़ियों की। तो ये जो आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपके पूर्व की पहाड़ियाँ हैं इनकी ऊंचाई क्या है, कम है, पूर्व में ऊंचाई कम, और इसमें पश्चिम में ऊंचाई ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ जो ये पहाड़ियाँ हैं ना, ये दूर दूर है, इनके बीच में काफ़ी स्पेस है, बहुत सा एरिया है इन पहाड़ियों के बीच में, पर इन पहाड़ियों के बीच में पासेज है, बहुत कम एरिया है, ठीक है ना। मैं एक बार इनको रब करके फिर 2-4 बातें आपको अच्छे से समझाती हूँ। अब यहाँ देखिए, जो इतना गैप दिया है, जैसे ये पहाड़ी है, फिर ये पहाड़ी है, फिर ये पहाड़ी है, इनके बीच में ये गैप है। देखिए नदियाँ जा रही है, नहीं, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तो ये नदियाँ यहाँ डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। एक नदी आ रही है, धीरे धीरे कई नदियों, जैसे कि वितरकाय जैसे नदी आ रही है, फिर वो अपने में से ऐसे ऐसे कई और नदियाँ बना देती है, यानी वितरिकाएँ बन जाती है, उसको अपने पानी को वितरित कर देती है, बिखेर देती है, वितरिकाएँ बन जाती है। तो वो क्या करती है, वितरिकाएँ बनती है तो क्या करती है, डेल्टा बनाती हैं। तो ठीक है ना, तो ये नदियाँ जो आ रही हैं ये यहाँ पे ऐसे आके ये वितरिकाएँ बना के यहाँ डेल्टा बना रही हैं। ये कावेरी नदी का डेल्टा है, ये गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और इसको जो ये उत्तर की तरफ, इसको उत्तरी सरकार भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको सॉरी पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ, उत्तरी सरकार तो मैंने वैसे बोली, पूर्व की तरफ, इसको मैं बताऊंगी बाद में इस टर्म को, ये आपके उसमें आएगा जब हम पढ़ेंगे ना तटों को, तब आएगा। अभी हम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, घाट है, इनको पढ़ रहे हैं, पश्चिमी या पूर्वी घाट को। जब आगे हम तट वाले टॉपिक पर जाएंगे तब हम इसको उत्तरी सरकार को डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ जो है पूर्व की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या है, बिखरी हुई हैं, दूर दूर है, बहुत कम है, और इनकी ऊंचाई भी जो ये आपकी पश्चिम वाली पहाड़ियाँ हैं इनसे कम है। ये देखिए, ये कंटिन्यू एक रेंज दिखा दी ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं आपस में एक दूसरे टच हैं, कहीं कहीं 2-3 दर्रे हैं, पासेज हैं, जैसे थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट, वो किधर आपके पश्चिम की तरफ है। और यहाँ ऊंचाई कम है, इसमें उत्तर की तरफ ऊंचाई कम है और दक्षिण की तरफ ऊंचाई ज़्यादा है। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। इनकी औसत मैंने बता दी है, ये 600 मीटर औसत है इनकी, और इनकी क्या है, 900 से 1500 मीटर के बीच औसत है इनकी, ठीक है ना। कितनी, 1500 के बीच। इतना डिफरेंस आपको समझ आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आगे क्या दिया है इन्होंने कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। अब देखिए यहाँ महानदी, तो पूर्वी घाट जो है, अभी एक बात और समझिए, पूर्व की तरफ यानी ये महानदी की घाटी है भाई, ये जो बना रही है डेल्टा बना रही है, ये घाटी है, तो महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, यानी कि यहाँ तक विस्तार है। और इनका भी तापी नदी से शुरू होकर नीलगिरी तक, यानी कि दोनों मिलती तो नीलगिरी में, दोनों तरफ के जो घाट है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, वो आपके दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों को, ठीक है ना, ये जो नीलगिरी है, नीलगिरी की पहाड़ियों में ये मिलते हैं। इन पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ी कहा गया है। तो आपका पूर्वी घाट यहाँ से, ये यहाँ से महानदी से पूर्वी घाट शुरू हो जाता है, और तापी नदी से आपका ये पश्चिमी घाट शुरू होता है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपका यहाँ पर मिलता है नीलगिरी की पहाड़ियों में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सतत का मतलब कंटिन्यू नहीं है, बनी नहीं है, कहीं कहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पहाड़ियाँ हैं, फिर यहाँ पहाड़ी है, फिर यहाँ पहाड़ी है, ऐसे इस तरह से है। और ये क्या है, कंटिन्यू बनी हुई है, पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ, ठीक। चलो भाई अब आगे चलते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ, फिर चलते हैं आगे इधर। हाँ जी, अब पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक ना, पश्चिमी घाट में। अब एक बात और बता दूँ, इसमें ये कहा गया कि इन जो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं इनको नदियों ने काट दिया है। जैसे कि यहाँ ये बताया कि ना, नदियों ने जैसे डेल्टास बना रही हैं, तो ये नदियों ने इनको काट दिया है। अब इन पहाड़ियों पर यहाँ ये
पहाड़ है यहाँ, ये समझिए आप, पश्चिम की तरफ। तो इन पहाड़ों पर पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि जब यहाँ समुद्र से मानसून आती है, हमारी अरब सागर की तरफ से मानसून की पवनें आती है ना, ये मानसूनी पवनें आ रही है, तो ये इन पहाड़ों से टकराएंगी और बारिश होगी। पर बारिश कहाँ होगी? सिर्फ इस तरफ होगी बारिश, ठीक है। जो बारिश है, जैसे ये आ रही है, जैसे बारिश लेके आ रही है, ये हवाएं बादल आ रहे हैं, इधर से मानसून पवनें आ रही हैं, तो ये बारिश कहाँ करेंगे? सिर्फ पहाड़ों के, जो पहाड़ है ना, इनके इस एरिया में करेंगे, इस एरिया में। इधर बारिश नहीं होगी, इधर बारिश नहीं होगी। क्यों? इस वाले एरिया में बारिश होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो इधर ही बादल अगर आ रहे हैं और इधर टकराएंगे, तो इधर ही पहाड़ के इस एरिया में बारिश हो जाती है। ये वाला जो एरिया है ये सूखा रह जाएगा, यहाँ बारिश नहीं होगी। क्या होगा? यहाँ बारिश नहीं होगी, यहाँ बारिश नहीं होगी, ठीक है। कौन सा? इस एरिया में, पहाड़ के इस एरिया में, इस साइड बारिश नहीं होगी। बारिश सिर्फ इस तरफ होगी, या तो हवा एकदम ऊपर से चली जाएंगी, ठीक है, या फिर इनसे टकरा के यहाँ बरस जाएंगी। पर इस वाले एरिया में बहुत कम बारिश होती है। और जब हमारा मानसून वापस लौट के आता है ना, तब यहाँ बारिश होती है आपके पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में कब बारिश होती है? जब मानसून वापस आ रहा है तब बारिश होती है आपके पूर्वी घाट में, ठीक है ना। पूर्वी घाट में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। तो पर्वतीय बारिश, जो पर्वतीय वर्षा होती है वो किस एरिया में होती है? आपके पश्चिमी घाट में। पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी घाट में, ठीक है ना। पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है, ठीक है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, ठीक। पश्चिमी घाट आपका ये, इसको विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, उत्तर में इधर कम होती है, दक्षिण में आते आते ये पहाड़ियां ऊंची होती चली जाती हैं। इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुड़ी है, 2695 मीटर है, ठीक है। तथा डोडा बेटा 2633 मीटर है। अब आप ध्यान रखिएगा ये बात। अन्नामुड़ी देखो, यहाँ आपको दिखाती हूँ मैं। अन्नाई मुड़ी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ जो ये पर्वत श्रृंखला है अन्नामुड़ी, ये क्या है? 2695 मीटर क्या है? सबसे ऊंची चोटी है किसकी? पश्चिमी घाट की। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, 2695। और फिर सेकंड नंबर पर आती है आपकी डोडा बेटा, वो भी यहीं नज़दीक से मिलेगी आपको कहीं। डोडा बेटा ये कितनी है? 2633 आपकी डोडा बेटा, ये वाली समझ लीजिए। और ये आपकी 2695 आपकी अन्नामुड़ी। तो आपको मेन याद रखनी है अन्नामुड़ी। वैसे आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। डोडा बेटा भी 2633। आप बुक को पढ़िए ध्यान से, फिर समझिएगा। ये तो बात हो गई आपके पश्चिमी घाट की, ठीक है ना, इधर पश्चिमी घाट की। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है, 1500 मीटर। मान लीजिए यहाँ पहाड़ी है महेंद्रगिरी, तो वो क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, ये जो यहाँ शो किया गया, देखिए ये महेंद्रगिरी, ये जो चोटी है, यहाँ पहाड़ है महेंद्रगिरी, ये सबसे ऊंची चोटी है, 1501 मीटर, ठीक है ना। 1501 मीटर महेंद्रगिरी। कहाँ? आपके पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट में अन्नामुड़ी, ठीक है। इनकी ऊंचाई याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बनते हैं। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय, जावेड़ी और पहाड़ियाँ स्थित है। पूर्वी घाट के दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में मतलब यहाँ, ये दक्षिणी और पश्चिमी एरिया है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आपकी जावेड़ी की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, जिन्हें ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। और ऊटी को उड़ंग मंडलम के नाम से जाना जाता है। तथा कोड़ई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति यहीं पर है। यहीं मतलब कि ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की, चलिए भैया अब हम एक बार वापस वहीं चलते हैं, अपनी बुक उस पर कंटेंट पर चलते हैं जहाँ हम पढ़ रहे थे। हाँ जी, हम यहाँ थे। तो मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया, मैंने आपको वहाँ बता दिया है मैप के अंदर। अब यहाँ हम और देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि पश्चिमी घाट में क्या होती है? पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ऊंची हैं और जब मानसून आता है अरब सागर से तो पहाड़ों से टकराती है और पर इसके इधर ही बारिश हो जाती है। वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ जाती है। इसी भाग में अन्नामुड़ी जो 2695 मीटर, डोडा बेटा 2633 मीटर, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर आपका महेंद्रगिरी 1500 मीटर, जो आपके उसमें 1501 मीटर दिया गया था, पर आप 1500 के आसपास अप्रोक्स मान के चलिए।
पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, अब ये पूर्वी घाट की बात है कि जो आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शेवराय जावेडी की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है, पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में है। 1 मिनट, हाँ जी, यहाँ आ जाते हैं। अब ऊटी की पहाड़ियाँ जिसे क्या कहा जाता है, उड़ंगमंगलम, ठीक है ना, उड़ंगमंगलम जिसे कहा जाता है वो ऊटी के नाम से जाना जाता है। तथा कोडकईनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगर हैं, कहाँ हैं, आपके पूर्वी घाट में ही है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। अब देखिए ये भी दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन ट्रैप है तो क्या है, काली मृदा। काली मृदा क्यों, क्योंकि भाई हमारा जो ये पठारी एरिया है इस पर ये काफ़ी पुराना है, बहुत ही पुराना है, सबसे पुराना एरिया। अगर इंडिया के कंटेंट में पूछा जाता है, कॉन्टेक्स्ट में कि सबसे पुराना एरिया इंडिया का कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए प्रायद्वीपीय पठार जो है वो इंडिया का सबसे पुराना एरिया है, क्योंकि हिमालय पर्वत तो बाद में बना है। जो पहले गोंडवाना लैंड था वो तो इस एरिया के साथ ही तो आगे आया है, प्रायद्वीपीय पठार के साथ। जब हमारी इंडियन प्लेट जब यहाँ इस प्लेट से, अगर ये हमारी इंडियन प्लेट ऐसे आई आगे और ये यहाँ मानो टकराई है, तो यहाँ जो पहाड़ बने वो बाद में बने। ये एरिया तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ था ना, ये जो दक्कन का ट्रैप है ये तो पहले से बना हुआ था। ये पर्वत श्रृंखला तो टकराने से बनी है ना, क्योंकि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी है उसमें हमने पढ़ा था प्लेटें आपस में टकराई है तो फोल्ड बनते हैं, है ना, तो इससे क्या हमारा पहाड़ बना। और पहाड़ों से जो नदियाँ आई वो जो गाद मिट्टी वगैरह लगी उसने ये फिर उत्तरी मैदान बनाया था। पर जो हमारा ये एरिया था ये सबसे पुराना एरिया है, ये समझिएगा, ठीक है ना। तो दक्कन का जो पठार है या पश्चिम जो प्रायद्वीपीय पठार का एरिया ये सबसे पुराना एरिया है। तो अब ये बात यहाँ समझिए, जो ये हमारा दक्कन का पठार था तो यहाँ इस पठार पर कभी तेज बारिश हो रही, कभी आंधी आ रही, कभी तूफान आ रहा, तो ऊपर से क्या है ये टूटता रहा है, थोड़ा थोड़ा घिसता रहा है, टूटता रहा है। तो उससे ये किस में चेंज हो गया, काली मृदा में, ठीक है, ये काली मृदा में चेंज हो गया है। इसी को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, ज्वालामुखी से निकले लावा से बना, इसलिए इसे आग्नेयशैल भी कहते हैं। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आग्नेयशैल रूपांतरित शैलों से बना है, काली मृदा है, दक्कन का ट्रैप है, ये सब चीज़ें क्या आपके प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बताई जा रही है। वास्तव में इन शैलों का अपर्दन होने के साथ साथ, जैसे कि अपर्दन मैंने बताया, बारिश हुई, कुछ भी इनसे घिसती रही है, परतें हटती रही है ना, तो काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अरावली की पहाड़ी जैसे हमने पढ़ा था ऊपर की तरफ थी, ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी एरिया पर बहुत अधिक अपर्दित व खंडित पहाड़ियाँ हैं। कौन सी, अरावली की पहाड़ियाँ सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं और बहुत अधिक अपर्दित और खंडित, टूटी फूटी घिसी हुई पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। एक बार अरावली की पहाड़ियाँ मैं आपको और दिखा देती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे का जो बचा हुआ कंटेंट है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में मैं इसे कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए अरावली की पहाड़ियाँ, ये आपकी सबसे पुरानी अपर्दित पहाड़ियाँ हैं, ये आपके राजस्थान और गुजरात में हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई, आज के वीडियो क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।